हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिस्पिरेशंस एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनसिस वेस्टेज हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कई क्लासों के लिए, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो 11वीं क्लास हो, एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए अगर आपका रिस्पिरेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्टेज है तो इसका मतलब जो है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है इसको 2 लैंग्वेज में ला रहा है, इंग्लिश और हिंदी में जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये डबल डोज जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रखेगा। कहते हैं चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है नाइट्रोजन वेस्टेज हमारे लिए नुकसानदायक और किस प्रकार यहाँ पर जो है रिस्पिरेशन की भूमिका होती है। लेकिन ये सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next chapter is a respiration and elimination of the nitrogen wastage. Friend, it's the most important chapter for NIS class and all board. There is a chapter number 14, respiration and elimination of the nitrogen wastage. So every living organism need to energy to perform a various life activity, and the process of respiration fulfill this energy requirement. You have already learned in the lessons of food and nutrition and that animal take in high energy organic molecules in form of food. During the respiration, this food is a breakdown into the presence of oxygen and energy is a release. During the respiration also produce a carbon dioxide, a toxic substance which is eliminated from a body. Thus the uptake of oxygen and removal of carbon dioxide in the initially requirement of all animals. So here friend, it is an important topic. There is an release during the respiration and carbon dioxide is a toxic substance. So there is a uptake of oxygen and removal of carbon dioxide is the most important topic of air. At the same time, other nutrients is other toxic waste such as ammonia and urea are also produced in the tissue during the various cellular activity. Such a toxic waste need to be removed from body. In this lesson, you will be learn about the removal of nitrogen waste and maintenance of water and salt balance in our body. After complete this lesson, you will be able to define the respiration, breathing, inspiration, expirations, and the vital capacity, and describe the various gas exchange of the earthworm and cockroaches, and describe the part of respiratory system in human body, and mention there is a functions, and draw the level diagram of human respiration system, and differentiation between to the breathing and respiration and inspiration and excretions, and describe the mechanism of breathing
and it is a regulation. So there is correct exchange of respiratory gases in the lungs and their transport to and form a tissue. There is the most important topic of here doing. There is a draw level diagram of human respiratory system and also breathing and regulation for this chapter. This is the most important, and exchange of respiratory gas in the lungs and transport for the tissue. It is a very most important topic as today is doing here, and also explain the term of such a aminostolism and etolism as there are uricorialism, and list the organ and excretion to cockroaches, and list the part of human respiratory system and mention their function, and explain to the ultrafiltration and describe to how urine is formed to the humans, and draw the macroscopic structure of human kidney, and list the normal and abnormal component of urine, and explain to the mechanism of osmoregulation and its regulation by the NDH, and explain the role of Rennick's angiostensinism system of regulating through blood volume and blood pressure, and explain to the role of dialysis of kidney transplantation is of kidney failure, and explain the role of liver in excretion. So on is a very important topic for here. दोस्तों यहाँ पर जो हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि सुभाषण और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण ये एनआईएस बोर्ड के बच्चों जो कि बायोलॉजी ले रखे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, प्लस जो सीबीएसई के हैं, यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, कोई भी बोर्ड के हों जिनका इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होगा, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उनके लिए होने जा रहा है। और ये टॉपिक में आपने कुछ नहीं देखना है, सिर्फ देखना है टॉपिक की सुभाषण और नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझ के लिए, ठीक है। इसमें हम जो समझने की कोशिश करेंगे प्रत्येक जीवधारी के जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को करने का ऊर्जा की आवश्यकता कैसे आती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और प्लस श्वसन क्रियाओं की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कैसे करती है। साथ भोजन और पोषण पर जो है लिखे गए पाठ में हम पहले ही इनके बारे में यहाँ पर जो है चर्चा कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि उनका जो है भोजन प्राणी के रूप में कैसे ऊर्जा को जो है खंडित करते हैं। यहाँ पर कार्बनिक अणु लेते हैं और कैसे वो श्वसन के दौरान जो है भोजन ऑक्सीजन की मौजूदगी में विघटन हो जाता है और ऊर्जा प्रदान करते हैं। श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न करते हैं जो कि एक टॉक्सिक पदार्थ भी छोड़ते हैं। देखिए जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर होता है वो अली विषालु होते हैं, यानी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं जो उनके शरीर के लिए हानिकारक सदैव सिद्ध होता है, जिसे शरीर के बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार जो है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना सभी प्राणियों के लिए अति अनिवार्य सिद्ध यहाँ पर होगा। इसके साथ ही साथ हम विभिन्न कोशिका क्रियाकलाप के दौरान उत्को में अनेक जो टॉक्सिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि अमोनिया, यूरिया आदि बनते हैं। ऐसे विषाली अपशिष्टों को भी शरीर से बाहर निकालना भी हमें आवश्यक होता है। इसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। प्राणी शरीर क्रियाकलाप जिन्हें वो पहलुओं को जो है अध्ययन इस पाठ में करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जब ये पाठ आप पढ़ चुके होगे, समझ जाओगे, तो आप बहुत सी बातें जान जाओगे, जैसे कि श्वसन क्या होती है, सांस लेना क्या होता है, अंतश्वसन, निश्वसन और जैव आधारित कैसी परिभाषाएं होती है, केचुआ और तिलचट्टे जो है गैसीय विनिमय कैसे करते हैं, उनका कैसे गैस एक्सचेंज होती है। जो बीएससी लेवल जो है बच्चे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रखेगा। कहते हैं मानव शरीर में श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन और उनके क्रियाकलाप के बारे विषय में भी हम जानेंगे और मानव श्वसन तंत्र का जो है हम यहाँ पर जो है चित्र भी बनाएंगे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सांस लेने और श्वसन में अंतश्वसन और निश्वसन के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक यहाँ हम जानेंगे। सांस लेने की प्रणाली और उनके जो है विनियम के भी चर्चा हम करेंगे। कहते हैं फेफड़े में श्वसन गैस का विनियम और उनके उत्को में लाने ले जाने का कैसे होता है प्रक्रिया, तो इसके विषय में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। साथ में श्वसन तंत्र के कुछ सामान्य विकारों के नाम और उनके रोकथाम के उपाय भी हम जानेंगे और श्वसन की परिभाषा और उसके महत्व के विषय में। और कहते हैं जो यहाँ अमोनिया यानी अमोनिया उत्सर्जता होती है या यूरिया उत्सर्जता होती है, यानी यूरियन को जो निष्कासित करने के बारे में और कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे। साथ में तिलचट्टा यानी कॉकरोच के उत्सर्जन अंगों की भी हम सूची यहाँ पर बनाएंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भागों की सूची और उनके जो है क्रियाकलापों के विषय में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में निष्कासन की व्याख्या और जो है मानवों में मूत्र के बनने का विवरण भी हम यहाँ पर जानेंगे। मानव वृक्क की सूक्ष्मदर्शी संरचना का आरेख भी बनाएंगे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मानव किडनी का सूक्ष्मदर्शी चित्र जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट है कई क्लासों के बच्चों के लिए।
ठीक है। मूत्र के सामान्य और असामान्य खंडों की सूची बनाएंगे और प्राशन और निमन प्रणाली की व्याख्या और एडीएच के बारे में भी हम जानेंगे। प्लस रुधिर आयतन, रक्त दाब के विषय में चर्चा करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ रहेगा डायलिसिस। डायलिसिस मतलब होता है अपोहन करेंगे कि जो है किडनी की प्रतिरोपण की भूमिका कैसे रहती है। साथ में जो है उत्सर्जन की जो है लीवर की भूमिका का भी यहाँ पर जो है हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए। तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर क्या आता है देखते हैं। द फर्स्ट topic is a respiration. Friend, respiration is the most important to plant and human body. The respiration is the stepwise oxidation of glucose. In plant and animals, there is the oxidation of glucose and other nutrients which result in a release of energy that is stored in the cytosols in the form of ATP. ATP already learned to the means to the adenosine triphosphate. Whenever energy is required by our body and ATP is a breakdown and large amount of energy release. So both plant and animal, there is a breakdown and ATP breakdown and large amount of energy release. There is the both animal and plant. Respiration is the complete in a flowing step. There, the respiration is complete. First step is a gases exchange. When here gas exchange, it is involved in exchange of gas between the cell and its surrounding medium. Then cells obtain oxygen from environment and return to carbon dioxide and water vapor to aids. In a most higher animal, exchange of gases take place in the two phase. There is a two phase is the most important here. First is exchange of gas between the animal body and its external environment and also called to the ventilation and breathing. Friends, ventilation is the most important topic here. Exchange of gas between the animal body and its external environment also called the ventilation in means of breathing. There is a transport of oxygen, gas and carbon dioxide between two respiration surface and cells. The oxygen obtained from the atmosphere is used up in the second step. During the cellular respiration which occurs inside the cell, there is important a transport of gas, oxygen and carbon dioxide here. It is called to the cellular respiration in here. They are obtained in a atmosphere. The second step is a respiration. The second step is the most important. It is a complex and elaborate process which is occur in the cytoplasma and the mitochondria it's involved. This the first is it is the uptake of oxygen by the tissue. Uptake of oxygen by the tissue and second step is the oxidation of glucose molecules and other nutrient here. There is the glucose molecules and other nutrients here and release of carbon dioxide and energy also. Thus ultimate goals of respiratory system is to provide to oxygen to tissue for oxidation of food and removal of carbon dioxide from them. Friend, here show the important diagram for the general feature of respiration here. The uptake is the air and alveolus here and breathing also and circular system and body tissue and the others are the gas transport and cellular respiration. This processing on the oxygen and carbon dioxide is a take place here. There is general respiration of the respiration in a features. The most important feature for here. दोस्तों यहाँ पर जो है श्वसन के बारे में अत्यंत रोचक बात बताई गई है। कहते हैं श्वसन में ग्लूकोज और अन्य पोषक पदार्थ का जो है चरणबद्ध ऑक्सीकरण होती है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का जो है विमोचन होती है यानी ऊर्जा जो है यहाँ विमोचन करती है। यह ऊर्जा जो होता है एटीपी फॉर्म में होता है और हम पिछले क्लास में चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एटीपी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे पौधे हो, दोनों में एटीपी का जो है विशेष महत्व रखता है और दोनों में प्रोसेसिंग सेम ही होती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के जो रूप में है साइटोसोल्स में संचरित होती है। इंसानों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी का जो होता है दोस्तों विखंडन हो जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर जो है ऊर्जा का ये विमोचन करती है यानी ऊर्जा रिलीज करती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं श्वसन निम्नलिखित चरणों में जो है संपन्न होती है। पहला चरण यहाँ दिखाया गया है। कहते हैं इसके अंतर्गत जो है कोशिका और उसके आसपास के माध्यम के बीच गैसों का जो है यहाँ पर विनिमय होता है और कोशिका पर्यावरण से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के जो है वापस जो है पर्यावरण में छोड़ देता है। अधिकांश उच्च प्राणी में यह विनिमय जो है दो अवस्थाओं में होती है। तो पहला अवस्था यहाँ पर आपके समक्ष जो है वह प्राणी के शरीर और उसके बाहरी पर्यावरण के बीच गैसों का विनिमय होता है जिसे हम समांतरण कहते हैं। समांतरण का मतलब होता है वेंटिलेशन,
ठीक है। स्वातन का मतलब होता है दोस्तों वेंटिलेशन, जिसमें गैसों का विनिमय होती है, याद रखना, और जिसको आप सांस लेना यानी ब्रीथिंग भी कहते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। दूसरी बात यहाँ पर यही कहा गया है कि श्वसनीय सतह और कोशिका के बीच जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, यानी यहाँ से जो गमन होती है, परिवहन होती है, ये ऑक्सीजन अगले चरण 2 में अर्थात कोशिकीय संवर्षण के दौरान जो है प्रयुक्त कर लिया जाता है और कोशिका संवर्षण कोशिका के भीतर संपन्न कर दी जाती है। यानी आप कहोगे कि ये जो है श्वसन सतह कोशिकाओं के बीच जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इसको लेके जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन अगले चरण में पहुँचता है, जिसे हम कोशिकीय संवर्षण भी कह सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात जो है बताई जाती है। उसका दूसरा चरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपने जगह पे। दूसरा चरण जो यही दर्शाता है कि यह एक जटिल और प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये बहुत जटिल और प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है अपना स्थान, जो द्रव्य कोशिका द्रव्य और कोशिका के जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें जो है निम्नलिखित क्रियाएं होती है। देखिए ये जो होता है कोशिका के श्वसन जो दूसरी चरण होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। कहते हैं ऊतकों द्वारा जो है ऑक्सीजन प्राप्त करना और ग्लूकोज और अन्य पोषक पदार्थों का जो है चरणबद्ध ऑक्सीकरण करना अत्यंत यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा का जो है यहाँ पर जो है विमोचन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का। श्वसन तंत्र का मूलभूत लक्ष्य ऊतकों का ऑक्सीजन उपलब्ध कराना होता है। देखिए श्वसन तंत्र का मैक्सिमम यही कार्य आप समझ सकते हो कि ऊतकों को जो है ऑक्सीजन प्राप्त देना होता है। मान लीजिए अगर किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो अलग सा ही दिखेगा। और मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ अगर टूट गया है और वहाँ पर पेरिसो प्लास्टर का जो है कवर चढ़ा दिया गया है, तो आप कुछ समय के पश्चात देखिएगा कि जितने एरिया में जो है पेरियो प्लास्टर चढ़ाया गया है वहाँ पर एक वाइट जैसा कवर हो जाती है, यानी वहाँ पर स्किन को जो है ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वो सफ़ेद पड़ जाता है। तो यही बात यहाँ पर आता है कि अगर ये तो हम जनरली मैंने एग्जाम्पल बताया है, लेकिन यहाँ पर जो है शरीर के श्वसन तंत्र के जो है ऊतकों के ऑक्सीजन को उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने आपको बाहरी बात बताई है, बट अंदरी जो ऊतक होते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकालने की क्षमता होती है। तो ये काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कहते हैं अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो एक बात समझ में आएगा, जो श्वसन के सामान्य लक्षण को यहाँ दर्शाने की कोशिश किया गया है। इसमें ऊपर देखोगे तो वायु दिखाया गया है, उसका वायु कुलिकापों जो है आसपास दिखाया गया है, उसके बाद नीचे परिसंध तंत्र और काय ऊतक दिखाया गया है। अगर दूसरे साइड लेते हो तो वहाँ पर जो है आपको सांस लेना, गैसीय परिवहन और कोशिकीय संवर्षण, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है गैस विनिमय कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है कि श्वसन के सामान्य लक्षण यहाँ दर्शाने की कोशिश किया गया है। The next important topic is respiratory exchange in different animal. There is all animal exchange gas with their surrounding by the mechanism of diffusion. Friend, diffusion already learned to the chapter preview as their plants, and as a diffuser across a membrane from outside where is the concentration. Potential pressure is higher than inside where the concentration lower. Friend, here the higher than the inside where the concentration is lower. Thus, oxygen is taken up and carbon dioxide is released from to the respiratory surface. There, the oxygen is taken up and carbon dioxide is released from a respiratory surface. For efficiency gas exchange, the respiratory surface should be a large, moisture, higher vascular things and easily permeable of oxygen with the carbon dioxide. There is a permeable of two oxygen and carbon dioxide. To fulfill this requirement, a complex respiratory system have involved in the animal world. You will be study a few of them in this lesson. That is important. You will study on there. And here second is gas exchange through the general body surface is a earthworm. Earthworm is a codonesis, is a respiration. The earthworm has no respiratory organ. The entire skin on the body earthworm function as the respiratory surface. The skin of earthworm is a thin, moisture and has a rich supply of blood capillaries, and thus it is very suitable for respirations. The body surface is covered with the moisture films and constitute the secretion of mucus gland. The columnium fluid is secretory based,
and the capillaries on the skin take up oxygen and dissolve in the water in the moisture on the surface of skin and release carbon dioxide into the atmosphere. It is the most important exchange of gas on an earthworm. Yeah, the next point is earthworm have a closed circulatory system, which means that a blood flow within the blood vessels. The spidery pigment hemoglobin remain dissolved in a blood plasma and not in any cell. In human beings and other vertebrate, is a hemoglobin is inside of RBC. There is important. RBC is only the human body, but it's not about things. Is a earthworm. The RBC is present. There is a regular thermic contraction of blood vessel which help in their circulation by the blood, and hence it is a transport of dissolved gas in a body. There is circulation of the blood and hence there is a transport of dissolved gas in our body. दोस्तों यहाँ पर जो है पहला पॉइंट में यही बात पे यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न प्राणियों में श्वसन विधियाँ। देखिए यहाँ पर हम विभिन्न प्राणियों को लेंगे और उनके श्वसन की कैसे करते हैं उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर कहते हैं सभी प्राणी विसरण की विधि द्वारा अपने पर्यावरण से गैस का विनिमय करते हैं। ये आपने पहले ही पढ़ चुके हो विसरण, ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में, जो कि हमने प्लांट के पौधे के वाले चैप्टर में किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। विसरण के बारे में हमने जाना भी था। कहते हैं गैस झिल्ली में से होकर बाहर की तरफ से जहां उसकी सांद्रता आंशिक दाब अधिक होती है, भीतर की तरफ जहां उसकी सांद्रता अपेक्षा कम होती है विषम तरफ पहुंच जाती है। यानी प्रेशर जहां हाई होगा लोअर की तरफ वो पहुंचेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। कहते हैं इस प्रकार जो है श्वसन सतह पर से जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। प्रभावी ढंग से जो है गैस विनिमय के लिए श्वसन सतह जो है विस्तृत, नम, अत्यधिक जो है संवहनी युक्त, पतली और जो है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सरल रूप से क्रमबद्ध होती रहती है। यानी ये जो है कंटिन्यू चलती रहती है यहाँ पर प्रोसेसिंग। कहते हैं इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्राणी जगत में विभिन्न प्रकार के जटिल श्वसन तंत्रों के विकास हुआ है और इसके बारे में हम यहाँ जो है डिस्कस भी कर रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले तो हमारे समक्ष आता है केचुआ। देखिए केचुआ में शरीर के सामान्य सतह पर गैस विनिमय त्वचा श्वसन कहलाता है, यानी कॉन्ट्रिकॉन्स रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी त्वचा के द्वारा जो है केचुआ अपना ऑक्सीजन लेता है। देखिए बहुत विशेष बात है, जैसे मछली जो होता है गलफेरे द्वारा लेता है, यानी गिल के द्वारा जो है ऑक्सीजन का विनिमय करता है। उसी तरह जब यहाँ पर केचुआ की बात आती है, केचुआ जो होता है अपनी स्किन से जो है ऑक्सीजन ग्रहण करती है। ये शायद आपको सब पता भी हो या ना भी हो, आप यहाँ पर पढ़ोगे तभी समझ में सब बात आई है, ठीक है। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है कई मायने में आपको सही बात बताने की कोशिश करता है और सही इन्फॉर्मेशन देता है। तो आपका भी दोस्तों फर्ज है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को जो है आगे बढ़ाने के लिए आप चैन बन जाइए। यानी आप जो है वीडियो अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, दोस्त जो है अगले दोस्त तक शेयर करेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये कहते हैं ना ये अच्छी बात है, पढ़ने लिखने की बात है, समझ की बात है, ना तो इसमें कोई राजनीतिक है ना कोई इसमें आप गलत बात है। ये तो बच्चों का ज्ञान के रूप में आपके समझ प्रस्तुत हुआ है। त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये वीडियो जो है हर एक बच्चे तक पहुँचे जिनकी ये ज़रूरत है वीडियो, ठीक है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और ये दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में मेरा हेल्प कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है। केचुआ जो है सांस जो है अपनी स्किन से लेता है। केचुआ श्वसन अंग नहीं होते, उनकी संपूर्ण त्वचा का है श्वसन सतह की भांति ही कार्य करती है। त्वचा जो है पतली, नम और उसमें भरपूर रुधिर कोशिकाएं मौजूद होती है। अंततः यह त्वचा श्वसन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होती है। दोस्तों त्वचा जो है श्वसन के लिए पूरी तरह से जो है बना हुआ होता है। कहते हैं शरीर की सतह पर नमी की एक परत होती है। यह परत श्लेष्मा ग्रंथि के श्वेत देहगुहा यानी तरल पदार्थों को जो है उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों की होती है। आपने देखा हुआ कछुआ को चलते हुए, ठीक है, वो कछुआ जब चलता है तो उसमें जो है आपको देखोगे श्लेष्मा ग्रंथि छोड़ते हुए जाती है, जिसे श्लोस्मी हम कहते हैं, ठीक है, जो वो उसका उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ होता है। कभी आपने सोचा है कि जब केचुआ चलता है तो एक सफ़ेद सा धागा छोड़ते चला जाता है, अगर देखिएगा बहुत ध्यान से तो वो उसका अपशिष्ट होता है। शायद आपने देखा भी ना हो इतना ध्यान से, ठीक है। कहते हैं त्वचा में स्थित कोशिका जो है त्वचा पर मौजूद जल में घुली हुई ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर ही लेता है और जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वातावरण में छोड़ देता है। देखिए त्वचा में स्थित कोशिका त्वचा जो होती है मौजूदा अगर जल में वो रहता है, अगर नमी क्षेत्र में रहता है तभी भी वो ऑक्सीजन जो है ग्रहण कर ही लेता है, तभी तो जो है वो अंदर जो है
धरती के अंदर रहने में काफ़ी सक्षम रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। कहते हैं केचुआ में बंद प्रकार के परितंत्र होता है। याद रखना दोस्तों, ये पीएमटी क्वेश्चन है कि केचुआ में जो होता है बंद प्रकार, यानी जो है यहाँ अर्थवर्म में जो है परितंत्र श्वसन जो होती है वो बंद प्रकार की होती है, जिसका अर्थ है कि रुधिर वाहिकाओं के भीतर बहना, यानी श्वसन वर्णिक जो है हीमोग्लोबिन जो है रुधिर प्लाज्मा में घुला हुआ होता है और यह कोशिका के भीतर नहीं होता है। मानव और अन्य कोशिकाओं में जो होता है हीमोग्लोबिन आरबीसी के भीतर होता है। आपको पता है कि हमारा ब्लड जो है रेड है, बट केचुआ में कोई जो होता है ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आरबीसी होता ही नहीं है, रेड ब्लड सेल्स होते ही नहीं है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है कि हम जैसे इंसानों में जो है मानव में जो है आरबीसी पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही जो आप रेड देखते हो, ब्लड को लाल देखते हो, वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही ऐसा संभव होता है। ठीक है। कहते रुधिर वाहिकाओं में जो है नियमित रूप से संकुचित होता रहता है, जिससे रुधिर परितंत्र में सहायता मिलती है और इस प्रकार जो है शरीर में घुली हुई गैसों का परिवहन भी सहायता मिल जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। ठीक है। साथ में कहते हैं जो मेढक में भी उसकी नम त्वचा के जरिए ही थोड़ी बहुत त्वची श्वसन या त्वचा के माध्यम से श्वसन होती है। मेढक में त्वची श्वसन जो है विशेष रूप से शीतोष्ण के दौरान होती है, जब वह सर्दी से बचने के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। हालांकि मेढक मुख्यतः फेफड़े से सांस लेने वाली प्राणी है। याद रखना दोस्तों, ये जो होता है मुख्यतः फेफड़े से सांस लेने वाला प्राणी है, लेकिन मेढक भी उनकी नम त्वचा के जरिए थोड़ा बहुत जो है त्वची श्वसन यानी त्वचा के माध्यम से श्वसन हो जाता है। तभी जो फ्रॉग जो है वो स्थलीय जीव में भी होता है और जलीय जीव के अंतर्गत भी आता है, यानी वो पानी में भी रहने में सक्षम है और धरती पे भी रहने में सक्षम है। क्योंकि मैक्सिमम जो सांस लेता है फेफड़े से ही लेता है, लेकिन जो इसका जो है त्वचा श्वसन होती है तो उसके द्वारा भी वो सांस ग्रहण कर लेती है। तो ये ऐसे जीव बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। Here a exceptional case, even frogs show the continuous respiration. Friend, there is a skin respiration through the skin. The crows there are moist skin, particularly during to the hibernations when to the become inactive during the winter to the avoid to the cold. However, frogs are mainly lung-breathing animal. Friend, there is the frog is the mainly lung-breathing animal, but sometimes is a continuous respiration here, means respiration through the skin. It is the most important thing for here for PMT question. And second is our third point is a tracheal system in cockroaches. The next is tracheal system in cockroaches here. You must be have to notice that is the insect keep on expanding and contracting. There is the abdomen, and this is allowed to the gases change. Like a majority of insect, cockroaches respire by means of internal tubes is called tracheas, and this tubes is a branch out extensive of inside the body and the carry air directly to their tissue from the atmosphere. In a cockroaches, respiration does not involve blood as shown in the flow chart give to the below, and therefore it is a very fast and very efficiency. Tracheas is open up to be scattered by the period of slit like aperture is called spicules. Spicules are found on the side in the thorax and abdomen. The fine branches of tracheus trunk called is a tracheolysis. Tracheolysis is a finally is a penetrate the cell of the body and allow to diffusion of respiratory gas directly into and from the cell. The end of the tracheas are the things and filled with the fluid and which is the respiratory gases and dissolve. The inflow of the outflow of the air affected by the alternative contraction and the expansion of the abdomen. Shown in the figure. Here the tracheal system in a cockroaches, there is a spicules is oxygen in air and carbon dioxide into air. There is a throw of is a O2 is a tracheus and there is the tissue. Friend, start to the tissue and the use of the oxygen and release of carbon dioxide, and tracheas also go away, and there is the spicules and here oxygen and carbon dioxide into the air is the most important tracheal system in a cockroaches. दोस्तों यहाँ पर जो है तिलचट्टे का जो है श्वसन तंत्र के बारे में हमने पढ़ना है, जिसको हम कॉकरोचेस कहते हैं, उसको आप शुद्ध हिंदी में इसको हम तिलचट्टे कहते हैं, यानी कॉकरोचेस के नाम से जाना जाता है। कहते हैं आपने देखा ही होगा कि कीट अपने उदर की फैलाते और सुकड़ाते रहते हैं, इसी से उनका जो है गैस विनिमय होता रहता है। और कॉकरोच को तो आप
जनरली आपके घर में कहीं भी दिख ही जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। कहते हैं अधिकांश कीटों की भांति जो है तिलचट्टा जो है अपनी आंतरिक नालियों, जिन्हें हम वर्तिकाएं यानी ट्रैकियस कहते हैं, जरिए सांस लेता है। यानी टोकियो के थ्रू जो है तिलचट्टा अपना सांस लेता है, जो कि उनको एक विशिष्ट बनाता है। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं ये जो है नालियाँ शरीर के भीतर व्यापक रूप से विभाजित होती रहती है और वायु को जो है वायुमंडल के सीधे ही उसके ऊतकों तक ले जाती है, यानी सीधे ही उसको ऊतकों तक ले जाती है। ये बहुत काफ़ी बात इंपॉर्टेंट रखता है। तिलचट्टे में जैसे कि एक गैस, जैसे कि नीचे दिए गए प्रवाह के चार्ट में दिखाया भी गया है कि श्वसन में जो रुधिर की कोई भी योगदान यहाँ नहीं होता है। वर्तकालीन युगों में जो रेखा छिद्र जैसे रंध्रों के जरिए बाहर की तरफ खुली हुई होती है, जिन्हें हम श्वसन रंध्र कहते हैं। ये श्वसन रंध्र जो है वक्ष के उदर तथा पार्श्व में खुलते रहते हैं, जो कि आपको देखने में दिख सकता है। कहते हैं महावर्त को यानी महाश्वासन नली की वरिकी शाखाओं के जो है लघु वार तक यानी श्वसन नलिका कहते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं के भीतर तक पहुंचाती है और श्वसन गैसों के वितरण को सीधे ही कोशिका के भीतर और बाहर होने देती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कॉकरोचेस में। कहते हैं उसके बाद लघु वार्तकों के सिरे यानी वरिक होते हैं और उनमें जो है तरल भरा हुआ होता है, जिसमें हम श्वसन गैसों का जो घुली हुई रहती है। उधर के बारी के संकुचन और विस्तरण के द्वारा वायु भीतर और बाहर आती जाती रहती है। तो इस प्रकार जो है कॉकरोच अपना ऑक्सीजन लेना और देना करती रहती है, यानी आपस निकालना और करता है। साथ में दोस्तों ये बात भी यहाँ पर आता है कि तिलचट्टे का जो श्वसन तंत्र का है, कुछ हमारे समझ इस प्रकार डायग्राम प्रस्तुत हो गया है कि इसमें जो है अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो ट्रकिया निभाता है, और ये जो है उसके पश्चात श्वसन रंध्र में चला जाता है, जहाँ पर वायु में ऑक्सीजन यानी O2 और दूसरे जगह है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है, और यही जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है और उत्कोच को पहुंचाता है। देखिए ये तिलचट्टे का श्वसन तंत्र जो है काफ़ी मानने में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ रखता है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहा। आगे जो है हम जो है ह्यूमन रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको जो है इसका तो अगला पार्ट देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा। अगर अगला पार्ट देखिएगा तो इसमें आपको हर चीज़ के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जानना को मिलेगा, जो कि हमारे इंसानी शरीर के बारे में हम कैसे रिस्पिरेशन करते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे समक्ष यहाँ पर जो है आएगा। तो आप इसका अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। लेकिन आपको पता है कि त्रिपाणी स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चयन बनना है। चयन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुँचा है और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचाने में त्रिपाणी स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को ज़रूरी है। और वो आप जानते हो कि कौन बच्चा NIOS बोर्ड में पढ़ता है या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, BA में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है UP बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आप से अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट में जो है कम से कम 100-150 कॉन्टैक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को, ठीक है। और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, त्रिपाणी स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चयन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाणी स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाल लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाणी स्टडी सेंटर से, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाणी स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIOS बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ
में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।